एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर था उसमें जो कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, और ये कोर्स का टाइप था डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। मैं इसमें जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो था केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एक लेक्चर हो चुका है और आज हम सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देख सकते हैं आप, ये हमने पूरे पिछले क्लास में बात कर लिया था कि कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन प्रकार से होते हैं: लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो कि 50% का बना होता है लगभग, प्रोटीन जो है 47% का, और कार्बोहाइड्रेट लगभग 3% का बना होता है। लिपिड में हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और स्टेरॉल, इसको तीन भागों में बांटा था। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को दो भागों में बांटा था, फास्फोलिपिड और प्लाज्मालोजन। फास्फोलिपिड को 5 अलग अलग उसके कंपोनेंट होते हैं: फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल सेरिन, फास्फेटिडिल एथेनॉल एमाइन, फास्फेटिडिल इनोसिटॉल और डाइफास्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ठीक, कुल मिलाकर फास्फोलिपिड और प्लाज्मालोजन का क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी के क्लास में हम बात करेंगे स्फिंगोलिपिड और स्टेरॉल की। ठीक है, तो सर चलिए शुरू करते हैं। स्फिंगोलिपिड, ये हमारे पास है स्फिंगोलिपिड। जरा कमेंट पर लेते हैं, देखिए। स्फिंगोलिपिड आर एसेंशियल स्ट्रक्चरल लिपिड इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, कि यूकैरियोट के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो स्फिंगोलिपिड पाई जाती है उसके स्पेशल स्ट्रक्चर को बनाती है। स्पेशल स्ट्रक्चर में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि लिपिड रैफ्ट्स पाई जाती है। ठीक, पार्टिकुलरली इन द आउटर लिपलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेशली ये कहां पर पाया जाता है? जो स्फिंगोलिपिड होता है ना, वो आउटर लिपलेट में पाया जाता है। इधर देखिए, ये आउटर लिपलेट हो गया, आउटर लिपलेट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहरी हिस्सा। ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक पार्ट। जबकि जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है वो इनर लिपलेट होता है। इनर लिपलेट बोलो या साइटोप्लाज्मिक पोर्शन। ठीक, वेयर दे मॉड्यूलेट बाइलेयर फ्लूइडिटी स्टेबिलिटी। देखिए ये क्या करते हैं कि लिपिड की जो बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है उसमें कितना तरल रहेगा, कितना ये रफ होगा, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार से स्टेबल रहेगा, नहीं टूटेगा, उसको भी मेंटेन करते हैं। एंड फॉर्म माइक्रोडोमेन नोन एज लिपिड रैफ्ट। स्फिंगोज लिपिड का जो काम होता है ना, वो मेन काम जो होता है लिपिड रैफ्ट्स बनाना होता है। लिपिड रैफ्ट्स क्या होता है, एक डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए इतना पोर्शन लिपिड रैफ्ट्स है, तो ये थोड़ा सा मोटा होता है। बाकी उसके आसपास के जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है ना, उन हिस्सों से लिपिड रैफ्ट थोड़ा मोटा होता है। और खासकर यहाँ पर जो स्फिंगोलिपिड पाई जाती है, स्फिंगोलिपिड में स्पेशली जो पाया जाता है स्फिंगोमाइलिन पाई जाती है। यहाँ पर ये स्फिंगोमाइलिन है, समझ लीजिए। स्फिंगोमाइलिन, और ये एक प्रकार का स्फिंगोलिपिड ही है। ठीक, और दूसरा खासकर जो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल। ठीक, और ये बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है ना, सरफेस प्रोटीन ये सब मिलते हैं। और इस लिपिड रैफ्ट के लोअर लिपलेट पर नीचे की तरफ ये सैचुरेटेड फास्फोलिपिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सैचुरेटेड फास्फोलिपिड पाई जाती है। फास्फोलिपिड। तो अगर ये पूछा जाए कि लिपिड रैफ्ट किसका बना होता है, तो लिपिड रैफ्ट इन सभी चीजों का बना होता है। ये लिपिड रैफ्ट, स्फिंगोमाइलिन में स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, सरफेस प्रोटीन और सैचुरेटेड फैटी एसिड, इन सब मिलाकर के लिपिड रैफ्ट कहलाते हैं। इतना स्ट्रक्चर बाकी आसपास के एरिया से थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कमेंट। तो लिपिड रैफ्ट एनरिच्ड विद कोलेस्ट्रॉल, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाई जाती है। स्फिंगोलिपिड पाई जाती है, स्पेशली स्फिंगोमाइलिन बोला हूं मैं आपको, एंड सैचुरेटेड फास्फोलिपिड, ये सब पाए जाते हैं। और कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है, मैं दिखाया था आपको। ये डायग्राम देख सकते हैं,
ये देखिए, ये बगल वाला नॉन रैप्ट रीजन है, लिपिड रैप्ट नहीं है यहाँ पर, उसके अगल बगल में भी नहीं है। ये जहां पर है लिपिड रैप्ट रीजन, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगल बगल वालों से, सराउंडिंग वाले एरिया से मोटा होता है, घना होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोमाइलिन, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होकर के पाए जाते हैं, घने पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये अनसेचुरेटेड फास्फोलिपिड, ये बाहर में है, लिपिड रैप्ट के एरिया के बाहर में है। देखिए सैचुरेटेड फास्फोलिपिड नीचे देखिए लोअर लिप ब्लेड पर, स्फिंगोलिपिड ऊपर में है, ये नीला कलर वाला देखिए, कोलेस्ट्रॉल बीच में देखिए ज्यादा दिख रहा है, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर ये ग्रीन वाला दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज रीजन आर मोर टाइटली पैक्ड एंड थिकर देन द सराउंडिंग मेम्ब्रेन। अभी बोल रहा हूं, यहां इतना पैक्ड रहता है कि अगल बगल के चारों तरफ के मेम्ब्रेन से मोटा होता है, घना होता है, टाइट होता है। सर्विंग एज स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन ट्रैफिकिंग। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन को इधर उधर पहुंचाना होता है, जहां जरूरत है वहां पर पहुंचाना होता है। ठीक, एंकर फॉर सरफेस प्रोटीन, यहाँ पर कुछ सरफेस प्रोटीन देखिए, जैसे ये देख लीजिए, कुछ सरफेस वाले प्रोटीन ऊपर में जो होंगे उनको पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। सिग्नलिंग काम करते हैं, किसके लिए सिग्नलिंग का काम करते हैं, लिपिड रैप्ट एपोप्टोसिस के लिए, प्रोग्राम सेल डेथ के लिए, सेल को मारना होता है तो ठीक, ये सिग्नलिंग चलाते हैं। या सेल को ग्रोथ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब आती है तो यहाँ पर उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो ये सिग्नलिंग चलाता है। सेल जब ग्रोथ सिग्नलिंग चलता है तो सेल सर्वाइव करता है, एपोप्टोसिस की सिग्नलिंग चलती है तो सेल का डेथ हो जाता है, मर जाता है। एंड ऑर्गेनाइजिंग मॉलिक्यूल, और कुछ वहां पर मॉलिक्यूल्स ऐसे पाए जाते हैं जो सेलुलर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ये जो लिपिड रैप्ट है ना, यदि सेल के बाहर किसी प्रकार का इन्वायरमेंट बिगड़ता है तो सेल को बचाने का काम करता है भाई, कौन, लिपिड रैप्ट। ठीक, अगर इन्वायरमेंट सेल के अगेंस्ट हो गया, सेल के लायक नहीं है, तो सेल को बचा के रखने की जिम्मेदारी लिपिड रैप्ट की होती है। ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत जगह पे सब तरफ लिपिड रैप्ट पाए जाते हैं, तो बाहरी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से कोशिकाओं को बचाने का काम करते हैं। ठीक, चलिए सेव कर लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लीजिए कि एक स्ट्रक्चर का नाम है स्फिंगोसाइन। स्ट्रक्चर का नाम क्या है जी, स्फिंगोसाइन। स्फिंगोसाइन, स्फिंगोसाइन में ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप, ये कार्बन है, यहाँ पर सब जगह कार्बन है, तो यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2, नहीं CH होगा वहां पर, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम बॉन्ड 4 होती है, 3 तो हो चुका है, तो यहाँ CH होगा। ठीक है, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ पर CH2, ऐसे CH2, ऐसे करके सब जगह CH2 ऐसे चलेगा, ये है ना, ये लास्ट तक आएगा ऐसे करके ये। ठीक है, और लास्ट में CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्फिंगोसाइन है। ठीक, ये सब जगह CH2 है भाई, मैं नहीं बना रहा हूं, आप समझ लेना। ये ठीक है, इसको कहते हैं स्फिंगोसाइन। यदि इस स्फिंगोसाइन के इस एमिन ग्रुप पर कोई एक फैटी एसिड जोड़ दिया जाए, एक तो ऑलरेडी ये फैटी एसिड है, इतना फैटी एसिड है, ठीक, इतना तो फैटी एसिड है जितना को मैं हाईलाइट कर दिया हूं, और मैं इतना को भी अगर इस यहां पर भी क्या जोड़ दूं, फैटी एसिड जोड़ दूं, ये जोड़ दिया एमिन ग्रुप पर, ठीक, एसाइलेटेड कर दिया। फैटी एसिड को जोड़ना एसाइलेशन कहलाता है। तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं सेरेमाइड। क्या बोलते हैं उसको, सेरेमाइड। ठीक, और यदि यहीं पर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फास्फोकोलिन को जोड़ दिया जाता है, फास्फोकोलिन यानी कि इधर फास्फेट ग्रुप पे देखिए, ये
और ये कोलिन उधर जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट और कोलिन यानी कि फॉस्फोकोलिन। अगर इसको ऐड कर दिया जाता है तो बन जाता है मेरा स्फिंगोमाइलिन। और वास्तव में जो स्फिंगोमाइलिन है वो है हमारा स्फिंगोलिपिड। ये स्फिंगोलिपिड कहने का मतलब हमारा यहां मतलब था स्फिंगोमाइलिन से मतलब था। ठीक है, यहां पर भी देख लेते हैं, बस थोड़ा सा समय दे मुझे। स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, ये देख लीजिए भाई, स्फिंगोसाइन इज द बैकबोन व्हिच इज एसाइलेटेड टू फॉर्म सेरेमाइड। ये बैकबोन है, इस बैकबोन में फैटी एसिड जोड़ दिया गया, एसिलेशन कर दिया गया, तो क्या बन गया? सेरेमाइड, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर एपोप्टोसिस एंड स्ट्रेस। यही सेरेमाइड ही तो है जो स्ट्रेस और एपोप्टोसिस के समय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ठीक, एंड फर्दर मॉडिफाइड विद अ फास्फोकोलिन हेड ग्रुप टू क्रिएट स्फिंगोमाइलिन। यदि फास्फोकोलिन हेड ग्रुप यहां पर जोड़ दिया जाता है ऐसे, तो जो बनता है वही वास्तव में स्ट्रक्चरल लिपिड होता है, यही प्लाज्मा की मेम्ब्रेन को बनाता है। अब खुद सोचिए, ऐसे देखिए, ऐसे यहां पर फैटी एसिड हो गया, ऐसे फैटी एसिड हो गया, और यहाँ पर फास्फोकोलिन है, यहाँ पर फॉस्फेट है और कोलिन है, और ये हेड ग्रुप बना रहा है। अगर ये हेड ग्रुप है तो इधर फैटी एसिड का टेल हो गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो बन गया लिपिड, ऐसे जो बनाते थे लिपिड हम लोग। तो ये था हमारा स्फिंगोलिपिड। में जो स्ट्रक्चरल स्फिंगोलिपिड है उसको क्या कहते हैं? स्फिंगोमाइलिन। इसीलिए मैंने कहा कि लिपिड रेप्ट में स्फिंगोमाइलिन पाई जाती है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा स्फिंगोलिपिड कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है? स्टेरॉल। स्टेरॉल में जो एनिमल सेल में जो पाई जाती है वास्तव में कोलेस्ट्रॉल होता है। हालांकि स्टेरॉल के अलग अलग वैरायटी होते हैं, है ना, फंजाई में अलग, प्लांट में अलग, ठीक, लेकिन जो एनिमल में पाया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो कमेंट पर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंस्टिट्यूटिंग अप टू 50% ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना भी लिपिड होता है उसका 50%, लिपिड का 50% ना, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं, लिपिड का 50% कौन बना होता है? कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। मतलब मैक्सिमम पार्ट कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, और क्या करता है भाई? ये रोल क्या है? वेयर इट रेगुलेट फ्लूइडिटी, स्टेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। इसकी वजह से किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरलता डिसाइड होती है कि ज्यादा तरल होगा, कम तरल होगा, ज्यादा ठोस होगा कि ज्यादा फ्लूइडिक नेचर का होगा। स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन टूटेगा नहीं। परमिएबिलिटी डिसाइड करेगा कि किसको अंदर जाने देना है, किसको जाने नहीं देना है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डिसाइड करता है। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये आउटर लिपलेट है, ये इनर लिपलेट मान लीजिए। मैं यहाँ पर जस्ट इसको आउटर लिपलेट लिख दे रहा हूँ। चलिए, आउटर लिपलेट, इनर लिपलेट, आउटर सरफेस, इनर सरफेस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है आपको, ये कोलेस्ट्रॉल ऊपर में दो दिख रहे, नीचे दो दिख रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लीफलेट पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बराबर पाई जाती है। किधर ज्यादा किधर कम ऐसा कुछ नहीं होता। लिपिड की बाई लेयर में दोनों लेयर पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बराबर रूप से पाई जाती है। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल में टोटल 27 कार्बन पाए जाते हैं। देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, फिर 11 12, ठीक, फिर 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27।
कुल मिलाकर 27 कार्बन है। अगर हाइड्रोजन गिने तो हाइड्रोजन की संख्या 46 होती है और ऑक्सीजन केवल एक होता है, ऑक्सीजन केवल यहां पर एक होता है। तो कार्बन 27 होते हैं, हाइड्रोजन 46 होता है 46, और ऑक्सीजन केवल एक होता है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 4 रिंग पाए जाते हैं, जिसमें ए बी सी डी नाम दिया गया है। इसमें से ए बी और सी जो है ये 6 कार्बन के बने होते हैं। जैसे यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, जैसे इसको गिनते हैं। हालांकि 2 कार्बन यहाँ पर फिर शेयर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन वाले 3 रिंग आपस में शेयर करके बनते हैं। जबकि जो डी वाला जो रिंग है, साइक्लो स्ट्रक्चर है, वो 5 कार्बन का बना होता है, 1 2 3 4 5। कुल मिला के 4 रिंग होते हैं ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी जो है ये हेक्सा साइक्लो रिंग है, हेक्सा मतलब 6, और डी जो है पेंटा साइक्लो 5। ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं हम कमेंट में। कोलेस्ट्रॉल इज अ 27 कार्बन एम्फीपैथिक लिपिड। फार्मूला, फार्मूला क्या है इसका? कार्बन 27, हाइड्रोजन 46 और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, फार्मूला हो गया 27 कार्बन का एम्फीपैथिक नेचर का लिपिड हो गया। एम्फीपैथिक क्यों बोलते हैं? देखिए, क्योंकि इसके रिंग ए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाई जाती है, इसकी वजह से ये पोलर हो जाता है। जबकि रिंग डी में देखिए तो कार्बन की लंबी चेन पाई जाती है, यहाँ पर ना तो कोई पोलर है ना तो कोई चार्ज है, इसलिए वो नॉन पोलर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 रीजन पाए जाते हैं। ए रीजन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाता है और ये पोलर हो जाता है। ठीक है, ये पोलर, क्या क्या बोलूं मैं इसको, हाइड्रोफिलिक। जबकि ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इसको नॉन पोलर बोलूंगा मैं, नॉन पोलर, और हाइड्रोफोबिक, वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया। ठीक है, अब जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है ऊपर में पोलर, ये हेड बनाता है, और नॉन पोलर क्या बनाता है? टेल बनाता है, पूंछ बनाता है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर ये फास्फोलिपिड का ये हेड और ये टेल है, और कोलेस्ट्रॉल का ऊपर में हेड और नीचे टेल है। तो ये हेड हेड दोनों पोलर हैं, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के आपस में जुड़ जाते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं, ये जुड़ गए। और कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड के टेल टेल नॉन पोलर है, आपस में इंटरेक्ट कर लिए, तो डायग्राम बन गया ऐसे, देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल का हेड, फास्फोलिपिड का हेड दोनों पोलर हैं, जुड़ गए। कोलेस्ट्रॉल का टेल, फास्फोलिपिड का टेल दोनों नॉन पोलर नहीं, जुड़ गए। इस प्रकार से इंटरेक्शन होता है। ठीक, चलिए, तो एम्पीपैथिक नेचर हो गया क्योंकि पोलर और नॉन पोलर दोनों एरिया इसके पास है। तो कैरेक्टराइज्ड बाई, तो ये तो एम्पीपैथिक हो गया, पोलर नॉन पोलर दोनों होता है, फार्मूला बता दिया। एंड कैरेक्टराइज्ड बाई ए टेट्रासाइक्लिक, 4 रिंग है यहाँ पर, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग सिस्टम नोन एज, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन फ्यूज है ना? कैसे फ्यूज है भाई बताइए? देखिए, इसके 6 कार्बन, इसके 6 कार्बन, बीच में 2 कार्बन शेयर हुआ है, सब फ्यूज हुए हैं। ठीक, अब इसको किस नाम से जानते हैं? खतरनाक नाम है, देखिए, साइक्लोपेंटेनो। साइक्लोपेंटेनो, साइक्लोपेंटेन मतलब एक रिंग जो होता है 5 कार्बन का साइकिल होता है, चक्र होता है, ये साइक्लोपेंटेनो। उसके बाद अलग कलर से कर दे रहा हूं मैं, रुकिए, पर हाइड्रो, पर हाइड्रो मतलब होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, फिर फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, फिनॉल, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी मतलब बेंजीन रिंग जैसे में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, बेंजीन रिंग जैसे स्ट्रक्चर में यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको फिनॉक्सी बोलते थे, तो फेनेंथ्रीन इसका नाम हो गया। साइक्लो पेंटेनो, परहाइड्रो, फेनेंथ्रीन। और ये इसका न्यूक्लियस है, समझ लीजिए, न्यूक्लियस मतलब सेंटर वाला पार्ट है, इतना इतना सेंटर वाला पार्ट है। 4 लिंक्ड रिंग, ए बी सी डी, 4 रिंग पाए जाते हैं, इसमें जुड़े होते हैं। ठीक, चलिए, 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, ये जो 3 है 6 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले रिंग है, हालांकि 2 कार्बन का शेयर हुआ है बीच में, ए बी और सी थे। एंड 1 साइक्लोपेंटेन रिंग, एक साइक्लोपेंटेन रिंग हो गया ये वाला।
फॉर्म ए रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर। प्लानर मतलब ये चार के चार जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं एक कागज पर रख दीजिए तो कागज के प्लेन में ये बिस्तर जैसे बिछ जाएंगे, बिस्तर जैसे इनको लिटा दो, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में है, कोई खड़ी नहीं है, सब लेटे हुए हैं समझ लीजिए। ठीक है, अगला देखें, इट फीचर्स ए हाइड्रोफिलिक पोलर हाइड्रोक्सिल हेड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हेड बनाता है ना, पोलर होता है। ग्रुप ऑन रिंग ए, रिंग ए में पाया जाता है, देखिए ऊपर में ये वाला हिस्सा। एंड ए हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल एट रिंग डी, ये रिंग डी में देखिए ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एम्फीपैथिक नेचर का हो गया। एम्फीपैथिक मतलब दुई अलग अलग प्रकार के नेचर वाले, दो नेचर वाले। ठीक, यहां पर देख लीजिए, यदि किसी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज्यादा होती है तो क्या होगा। किसी मेम्ब्रेन में, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज्यादा होती है तो सीधी सी बात है, अगर कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज्यादा हुई तो ऐसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है इंटरेक्शन करेंगे लिपिड की मेम्ब्रेन से। जितना ज्यादा लिपिड होंगे, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होंगे लिपिड से, उतना इंटरेक्ट करेंगे, तो मेम्ब्रेन उतना हार्ड होता जाएगा, रिजिड होता जाएगा, यानी कि फ्लूइडिटी उतना कम होगा, तरलता उतनी कम होगी, कठोरता बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, इंटरेक्शन होगा, उतना कठोर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, मोर नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाएगी तो मोर इंटरेक्शन होगा, ज्यादा लिपिड से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, पोलर पोलर ग्रुप इंटरेक्ट करेगा और नॉन पोलर टेल इंटरेक्ट करेंगे, तो मोर रिजिड, ज्यादा रिजिड हो जाएंगे, मतलब रिजिडिटी ज्यादा हो जाएगी और फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। सेम ऐसे लेस नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहीं पर कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, तो लिपिड के साथ कम इंटरेक्शन होगा, कम इंटरेक्शन होगा तो देख लीजिए लेस इंटरेक्शन हुआ, तो भाई कम इंटरेक्शन हुआ तो कम हार्ड होगा, मतलब मोर फ्लूइडिक नेचर का होगा, ज्यादा तरलता होगी, तो रिजिडिटी कम हो जाएगी, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जरा इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए कोई एनिमल है, जैसे यहां पर रैबिट है, ये रैबिट अभी अभी गर्म वाले एरिया से आया, हाई टेम्परेचर से आया हुआ है। ठीक, जब हाई टेम्परेचर से आया था उसके बॉडी पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मान लीजिए ज्यादा थी। ठीक, तो बिफोर एडाप्टेशन, अभी ठंड वाले एट लो टेम्परेचर पर आया है ना, ये लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर वाला एरिया है। यहां पर जब आया गर्मी वाले एरिया से ठंडी वाले एरिया में कोई एनिमल आता है, तो जब आता है शुरू में तो उसकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई रहती है। कैसा हाई रहती है बताऊंगा मैं आपको, है ना, आगे बताऊंगा। ठीक, हाई रहती है, लेकिन अब सोचिए कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई है, ज्यादा था, और वो लो टेम्परेचर पे है, कम तापमान पे आया है, मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस पे आया है। अब माइनस पे चल रहा है टेम्परेचर मान लीजिए, तो होगा क्या रिजल्ट में, पूरा मेम्ब्रेन जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिजिड बनाता है ना, रिजिड बनाता है, तो ये टेम्परेचर कम टेम्परेचर है, उसकी वजह से और रिजिड हो जाएगा, पत्थर जैसे हो जाएगा मेम्ब्रेन, तो ये एनिमल तो मर जाएगा, सारे उसके मेम्ब्रेन का काम, मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है खत्म हो जाएगी, सेल ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म को जिंदा भी रखना है ठंड में, तो इसलिए क्या करेंगे कि ये एनिमल अपने आप को एडाप्ट करेगा, एडाप्टेशन करेगा, जिसकी वजह से अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देगा। कोलेस्ट्रॉल कम करेगा तो क्या होगा बताइए, कम इंटरेक्शन होगी, कम इंटरेक्शन होगी तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि ये जो खरगोश अभी गर्म एरिया से आया था, जिसके पास कोलेस्ट्रॉल ज्यादा थे, ठंड वाले एरिया में आया, एक तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और दूसरा ठंड हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन पूरा हार्ड पत्थर जैसे हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन की सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन खत्म हो जाएगी, ये ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा। इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दिया, वहां से हटा दिया कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल हटा दिया तो इंटरेक्शन कम हो गई, इंटरेक्शन कम हो गया तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ गई, मतलब मेम्ब्रेन अभी भी काम कर रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस पर भी इसका सेल मेम्ब्रेन काम कर रहा है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ये उसकी एडेप्टेबिलिटी हो गई। अगर मैं बोलूं कि इसी एनिमल को फिर कहां लेके चले जाओ, जिसमें अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है, उसको कहां लेके चले जाओ, हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर मान लीजिए मैं बोला कि यहां पर 45 डिग्री सेल्सियस, मैं बोला मान लीजिए 47 डिग्री सेल्सियस में ले गया, मैं इसको हाई टेम्परेचर पे लेके गया,
तो जो रैबिट अभी -5 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको मैं अभी कहां लेके गया, 47 डिग्री सेल्सियस पे। अचानक तापमान में परिवर्तन हुआ, तो अभी जो गया था इसकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या थी, कम थी। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी थी, बहुत ज्यादा थी। फ्लूइडिटी कैसी थी भाई, ज्यादा थी। अब ध्यान से देखिए कि यदि ये खरगोश अभी ठंड वाले एरिया से आया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम थी और फ्लूइडिटी ज्यादा थी, ऐसा था, अगर ऐसा ही रहा तो इतने 47 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह से इसके सारे कोलेस्ट्रॉल और सारे लिपिड गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, मेम्ब्रेन गल जाएगी, ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लूइडिक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन गल जाएगी, सारे मटेरियल अंदर के बाहर निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ये अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, देखिए बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएगा तो क्या होगा रिजल्ट में, अब मेम्ब्रेन धीरे धीरे हार्ड होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, इतना कि वो काम कर पाए। जो हाईली फ्लूइडिक था वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और इसकी क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की लेवल यहां पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसकी रिजिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, रिजिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, रिजिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अब इतना टेम्परेचर पर भी उसके मेम्ब्रेन गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ गई। ये उसकी एडेप्टेशन थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि यदि ठंड वाले एरिया में है तो अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि उसका मेम्ब्रेन ना जमे, हार्ड ना हो, कठोर ना हो जाए, इसीलिए अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है। ये उसकी एडेप्टेशन हो गई। देखो आफ्टर एडेप्टेशन में ये हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगी, तो फ्लूइडिटी नेचर मेंटेन रहेगी। ठीक है, मेंटेन रहेगी तो वो काम कर पाएगा। मैं यहाँ पर फ्लूइडिटी मेंटेन कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक, चलिए। लेकिन जब वो अचानक गर्मी वाले एरिया में चली जाएगी तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पूरे मेम्ब्रेन के पिघलने का, गलने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए वो अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करेगी, बढ़ा देगी। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से रिजिडिटी मेंटेन हो जाएगी। यहाँ पर रिजिडिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक। अब यही ऑर्गेनिज्म फिर देखिए अभी हाई टेम्परेचर से फिर कहां चला गया, ठंड वाले एरिया में चला गया। तो अभी क्योंकि रिजिडिटी था, हार्ड था, ठंड में और हार्ड हो जाएगा, इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को फिर कम कर देगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के जब एडाप्टेशन करना होता है तो कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगी। और जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, एडाप्टेशन करते हैं, मेम्ब्रेन गल न जाए, इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की लेवल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो मेम्ब्रेन मेंटेन हो जाता है, रिजिडिटी मेंटेन हो जाती है, गलता नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन था हमारा, सेल मेम्ब्रेन था। अगर बहुत ज्यादा गल जाएगा तो पूरे अंदर का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। और बहुत ज्यादा हार्ड हो गया मेम्ब्रेन तो क्या हो जाएगा, न तो बाहर की कोई चीजें अंदर आ पाएंगी, न तो अंदर की चीजें बाहर जा पाएंगी, तो सेल की फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। अगर मेम्ब्रेन को थोड़ा हार्ड बनाना है तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा दो, मेम्ब्रेन को थोड़ा फ्लूइडिक करना है, थोड़ा तरल बनाना है, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दो। ठीक है, इसके हिसाब से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और रिजिडिटी मेंटेन रहती है अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक, अगला देखिए, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एक मिनट, बाकी सबको सेव कर लेते हैं। चलिए भाई, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, मान लीजिए ये एक सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में जितना भी लिपिड पाए जाते हैं, ये सभी के सभी लिपिड बराबर रूप से नहीं पाए जाते। कोई बाहर में ज्यादा होता है बाहरी लेयर पर, कोई अंदर की लेयर पर ज्यादा होता है।
ये बाहर वाला देख लीजिए, ये आउटर लिपलेट एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट है, नीचे वाला साइटोप्लाज्मिक लिपलेट है, ठीक है। उसको आउटर सरफेस भी बोल सकते हैं हम लोग, आउटर सरफेस या आउटर लिफलेट, अंदर वाला इनर लिफलेट, ठीक। तो देख लीजिए कि फास्फेटिडिल कोलिन एक्सोप्लाज्मिक भाग पर ज्यादा पाई जाती है, इधर कम पाई जाती है साइटोप्लाज्मिक पार्ट पर। स्फिंगोलिपिड भी बाहर में ज्यादा पाई जाती है, अंदर वाले लेयर में कम पाई जाती है। फास्फेटिडिल एथेनालामाइन अंदर में ज्यादा पाई जाती है, बाहर में कम होती है। फास्फेटिडिल सेरिन अंदर में ज्यादा पाई जाती है, बाहर में कम होती है। फास्फेटिडिल इनोसिटल अंदर में ज्यादा पाई जाती है, बाहर में कम होती है। प्लाज्मालोजन अंदर में ज्यादा पाई जाती है, बाहर में कम होती है। कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ बराबर होती है, देखिए इधर भी जितना होता है इधर भी उतना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सभी प्रकार के लिपिड बराबर मात्रा में नहीं पाए जाते। कुछ लिपिड बाहर की लिफलेट पर, बाहरी लेयर पर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लिपिड इस लेयर में ज्यादा पाए जाते हैं, तो कुछ लिपिड इस लेयर में ज्यादा पाए जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ बराबर होती है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना भाई, ठीक है। तो आज की कहानी करते यहाँ पर समाप्त। हमने आज पढ़ लिया स्फिंगोलिपिड और स्टेरॉल। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।